चेंज ऑफ स्टेट बोले या चेंज ऑफ फेस बोले एक ही बात है। यहां पर तीन फेजेस बोला जाएगा या तीन स्टेट्स बोला जाएगा। एक स्टेट है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। आप अगर वाटर को देखें तो वो तीनों तरह के स्टेट में हमें बड़ी आसानी से दिखाई देता है। आइस के रूप में सॉलिड, और वाटर तो लिक्विड होता ही है जैसा ओशंस में भरा है, और गैस के रूप में वाटर वेपर्स। अब अगर सॉलिड से हमें लिक्विड में जाना है तो हमें सॉलिड में हीट देनी पड़ेगी, या वो खुद से एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और वो मेल्टिंग में आ जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से गैस में चेंज होने को हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। इसी में एक और चीज आ जाता है बॉइलिंग। ठीक है, तो यहां पे वेपोराइजेशन और एक्चुअली वेपोराइजेशन के दो रूप होते हैं, दोनों को ही वेपोराइजेशन बोला जाता है। एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है बॉइलिंग। आपने जरूर जूनियर क्लासेस में इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस सीखा होगा। होता क्या है कि इवेपोरेशन नेचुरली होता है, बॉइलिंग में हमें अलग से हीट देनी पड़ती है। सनलाइट में आप रख दीजिए तो इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा, और बॉइलिंग में हमें अलग से आग जलानी पड़ेगी और तब बॉइलिंग हो पाएगी। बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही हो पाती है, तभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हर एक लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। लेकिन इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता रहता है। इवेपोरेशन होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग कपड़े धोते हैं, छत में सुखा देते हैं, तो वो इवेपोरेशन की मदद से हम लोग उन्हें सुखाते हैं। और इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग काफी फास्ट प्रोसेस है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो जो रेड वाले रास्ते हैं वो है हीट लेकर फेस चेंज करने वाले, जो ब्लैक वाले रास्ते हैं वो हीट देकर फेस चेंज करने वाले हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है वो लगता है गैस से वापस सॉलिड आ जाना। ये काफी डिफिकल्ट लगता है देखने में, लेकिन सॉलिडिफिकेशन का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है हेल। जो ओले गिरते हैं वो सॉलिडिफिकेशन का एग्जांपल है। ओले गिरना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेल, जब बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद बाकी फ्रीजिंग, जैसे फ्रिज में आप फ्रिज में आप पानी रख देते हैं, बर्फ जम जाती, वो फ्रीजिंग है। गैस से लिक्विड में जो हो रहा है कंडेंसेशन, ये आपने देखा होगा। आप गिलास लीजिए, गिलास में ठंडा पानी भर दीजिए, और ठंडा पानी भरने के बाद आप देखेंगे कि गिलास के बाहर बाहर बूंदें जम जाएंगी पानी की। तो ये जो बूंदें होती हैं ये गिलास के अंदर से नहीं आती हैं, ये होता है एटमॉस्फेयर की जो वाटर वेपर हैं वो इस ठंडी लेयर से, इस ठंडे ग्लास से टच करके यहाँ पर फ्रीज होने लगती हैं। तो ये कंडेंसेशन का एग्जांपल हो गया। अब ऊपर आते हैं मेल्टिंग। जैसे मोमबत्ती आप जलाते हैं तो बगल बगल से वैक्स गिरता रहता है, टपकता रहता है, तो उसको मेल्टिंग आप बोल सकते हैं। और आइस को भी आप ऐसे ही बाहर छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद सारी आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी मेल्टिंग है। लिक्विड को गैस में चेंज करना, ये तो वेपोराइजेशन हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाना, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का यूज आप तब करते हैं जब आप नेप्थलीन बॉल्स, कपूर वगैरह आप रख देते हैं और वो अपने आप बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाता है। नेप्थलीन बॉल्स हम लोग रख देते हैं ताकि कपड़ों में मतलब कीड़े ना लगे या कुछ गंदगी ना आए, बदबू ना आए उनसे। फिर और बाथरूम वगैरह में लोग इस्तेमाल करते हैं ओडोनिल खुशबू के लिए, तो उसमें भी वही सॉलिड रूप में वो बिकता है और गैस में वो चेंज होकर खत्म हो जाता है। फिर आपको नया ओडोनिल खरीदना पड़ता है।
At one atmospheric pressure, water is found in all the three states. मतलब कि अगर हम लोग वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख लें, अपना आसपास का प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही होता है जो आप अभी फील कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की वजह से। असली में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर आपकी बॉडी पर प्रेशर डालता है तो आपकी बॉडी वापस ब्लड प्रेशर देती है। मतलब ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं, इसीलिए हमारी जो स्किन होती है ना ही सिकुड़ती है और ना ही ब्लास्ट होती है ना। अच्छा, अब यहां पर ऑल द थ्री स्टेट्स में वाटर रहता है और कहां कहां, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स कुछ भी हो सकते हैं भाई। हम लोग अपने आसपास ज्यादातर जो टेम्परेचर देखते हैं, बहुत ठंड अगर हो गई तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले गए, और बहुत अगर मान लीजिए कि गर्मी पड़ गई तो हम लोग +60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाते हैं। इससे ज्यादा तो होता नहीं है। आग जला लेते हैं तो 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर लेते हैं। आपका जो घर में तवे पे रोटी बनती है तो तवे का टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 100 नहीं होता। तभी तवे पे आप जरा सा पानी डालें तो छर और तुरंत आपका जो वाटर ड्रॉपलेट है वो वेपराइज हो जाता है, बिकॉज वो काफी गर्म होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ऊपर रहता है। और किसी भी मेटल को, तवे को भी अगर आप बहुत देर गैस में रखेंगे तो वो रेड हॉट हो जाएगा। रेड हॉट होने का मतलब यह है कि अब वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। खैर, तो हम तो वाटर के लिए चिंतित हैं। बीच में वाटर है, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो हमेशा वाटर ही रहता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया तो आइस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे के ऊपर चला गया तो वाटर बन जाता है वाटर वेपर। इसी को हिंदी में हम लोग वाष्प कहते हैं, इसको बर्फ कहते हैं, पानी, वाटर, तो पता ही है। चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। याद रखिए वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, ये है कांस्टेंट टेम्परेचर। और दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, ये है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइस से वाटर में जब कोई चीज चेंज हो रही है या वाटर से आइस में चेंज हो रही है तो इस चीज को हम लोग चेंज ऑफ स्टेट कहेंगे। वाटर से वाटर वेपर में कोई चीज चेंज हो रही है या वाटर वेपर से वापस वाटर में चेंज हो रही है, इसको भी हम लोग चेंज ऑफ स्टेट कहेंगे। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर ही बाद में इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो जाता है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इसी चीज को लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग एक और वर्ड बना सकते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर वेपर, लेकिन वो ज्यादा प्रचलन में है नहीं। ठीक है ना, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं, कोई अंतर नहीं होता। किसका फ्रीजिंग पॉइंट, भाई जो चीज फ्रीज हो सकेगा, आइस तो ऑलरेडी फ्रोजन है ना, तो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो जो भी बातें लिखी हैं अच्छे से कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए। जब हम लोग गैस को लिक्विड में चेंज कर लें तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। आपकी बुक तो वैसे कह रही है कि कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन एक ही चीज होती है, लेकिन मैं आपको सही बात बताता हूं कि क्या होता है। अगर टेम्परेचर घटाकर गैस से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाकर गैस से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसे लिक्विफैक्शन कहते हैं। और ये चीज जो प्रेशर बढ़ाकर वाला करते हैं वो घर में सप्लाई होने वाली गैस सिलेंडर में, उज्ज्वला योजना में जो रेड कलर का सिलेंडर मिलता है, उस सिलेंडर में गैस को इतना प्रेशराइज करके भर देते हैं कि गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। वहां टेम्परेचर का खेल नहीं है, प्रेशर का खेल है। लेकिन कंडेंसेशन क्या होता है भाई, जैसे बारिश होती है तो वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाते हैं, वही कंडेंसेशन है। तो कंडेंसेशन इज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड लिक्विफैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। ये बात याद रखिएगा कि 11th 12th में जरूर पढ़ाई जाएगी आपको ये बात।
और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं मेल्टिंग और फ्रीजिंग को। वैसे तो आप लोग कहेंगे हमें ये सब पहले से ही आता है। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनना, और फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड सॉलिड बनना। जैसे कि वैक्स का पिघलना, है ना, ये मेल्टिंग है। और जैसे कि फ्रिज में आइस का जम जाना, है ना, वाटर से आइस बना लेना। यहाँ हीट एब्जॉर्ब की जाती है, यहाँ हीट रिलीज की जाती है। अब यहाँ पे ये लोग हमेशा बोलते हैं कि हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, फिर भी साथ में ये भी बोलते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है। तो यार जब हीट का आदान प्रदान हो रहा है तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट हो सकता है? ये चीज आपके मन में नहीं आती है। आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन बताइए दोबारा। मेरा सवाल ये है कि जब ये कह रहे हैं कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड मेल्टिंग है, हीट इज लिबरेटेड फ्रीजिंग है, so when heat is either released or absorbed, then how can it occur at a constant temperature? तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना, तो कांस्टेंट कैसे रहता है? ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि यहां पर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की जाती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड कोई स्टैंडर्ड नहीं है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ आइस और वाटर के लिए, कोई और अगर लिक्विड हम लोग ले लें, मान लीजिए एल्कोहल ले लें, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि हम लोग वाटर और आइस का डिस्कशन कर रहे हैं, तब 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन बना रहता है काफी देर तक, और हीट लगातार आप आइस को देते जाते हैं, और जब तक पूरी आइस वाटर में नहीं चेंज हो जाती तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहता है। और उस हीट को जो लगातार पता नहीं कहां चली जा रही है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। आगे हम लोग और पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में लेटेंट हीट का काम होगा। लेकिन अगर कोई पूछे हीट एब्जॉर्ब या लिबरेटेड हो रहा है फिर भी कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जा रहा है, वेयर इज दैट हीट लॉस्ट, यू विल से दैट हीट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। बस अगर सब्सटेंसेस प्योर हैं, यानी कि हमारी इस एग्जांपल में आइस और वाटर प्योर हैं, तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आइडेंटिकल होगा। मैं तो बोल ही रहा हूं कि अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दिस कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री फॉर आवर एग्जांपल इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो सेम होते हैं अगर मामला प्योर है। अगर इम्प्योरिटी आ जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा थोड़ा खिसक जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और Q एब्जॉर्ब्ड यानी हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग इज सेम एज हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग। ये भी ट्रू है प्योर सब्सटेंसेस के लिए, यानी कि अगर यहाँ पे प्योर आइस से प्योर वाटर की तरफ जा रहे हैं तो जितनी हीट यहाँ एब्जॉर्ब होएगी उतनी ही हीट यहां रिलीज होगी जब प्योर वाटर से प्योर आइस की ओर जाएंगे। हीटिंग कर्व ऑफ आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक ने सजेस्ट किया कि आप आइस क्यूब्स डाल दीजिए, मैंने नीले कलर से बना दिए हैं, उनको टेस्ट ट्यूब में भर लीजिए। वो लोग आइस फ्लेक्स बोल रहे हैं, आइस स्केल्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोग, आइस चिप्स बोल रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। जब तक आपकी आइस फ्रिज के अंदर रहती है बच्चों, तो उसका टेम्परेचर -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। फ्रिज जो जनरली बाजार में बिकते हैं वो -1 -2 से ज्यादा ठंडे नहीं होते, -10 नहीं होते हैं वो, है ना। वो क्योंकि उनका काम केवल आइस जमा देना है, तो वो बाउंड्री कंडीशन में काम करते हैं। तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड -2 में जब आइस होगी तो वो थोड़ी सी ओपेक टाइप की होगी, यानी कि व्हाइटिश कलर होगा, जैसे स्नोफॉल में आइस होती है वैसे। लेकिन जब आप उसे फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे तो जल्दी ही वो स्लिपरी होने लगेगी, क्योंकि ऊपर की सरफेस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और उसके अंदर हल्की हल्की ट्रांसपेरेंसी आना भी शुरू हो जाएगी। ट्रांसपेरेंट होने लगी है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है दूर दूर हो रहे हैं, अब वो वाटर में चेंज होने के लिए तैयार है। आइस मॉलिक्यूल्स वाटर में चेंज होने के लिए तैयार है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा होगा।
तो लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम जो है वो जल्दी से हो, तो हमने नीचे क्या की, छोटी सी आग लगा दी, या आपकी बुक ये भी सजेस्ट कर रही है कि आप वाटर बाथ लगा दीजिए, गर्म पानी ले लीजिए और इस टेस्ट ट्यूब को हल्का सा उसमें डुबा दीजिए, ताकि एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट बनी रहे। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे आग जलती जा रही है या हीट ये लगातार लेता जा रहा है, बट फिर भी ये 0 डिग्री पे अड़ा रहेगा। तो टाइम बीतता जा रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 30 है, 60 है, 90 है और 120 है। 120 सेकंड तक आपकी बुक ये 120 सेकंड बोल रही है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 120 सेकंड तक ये काम होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी हीट जनरेट कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद ये लगातार आपका जो कर्व है वो बढ़ेगा नहीं, टाइम बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे नहीं बढ़ रहा, यानी कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर लिख लो और यहाँ पे टाइम टी लिख लो, टाइम सेकेंड में, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो कर्व जो है अपना एक्स एक्सिस से चिपक के आएगा, फिर उसके बाद ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये 120 सेकेंड तक क्या हुआ कि आप हीट देते रह गए, लेकिन हीट देते देते भी हमारी आइस जिद्दी है और टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दे रही। जब तक लास्ट ब्लॉक ऑफ आइस पिघल नहीं जाता, छोटे से छोटा ब्लॉक पिघल नहीं जाता, तब तक ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहता है। इसी जिद को हम लोग बोलते हैं कि ये काम लेटेंट हीट का हो रहा है। होता क्या है बच्चों की, आइस की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सॉलिड वाली होती हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। उन स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में ये हीट खर्चा हो जाती है, इसीलिए टेम्परेचर राइज हमें नहीं दिखाई देता है, और उस खर्चा हुई हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, इसीलिए वो होती है हिडन हीट, यानी हीट जा तो रही है लेकिन थर्मामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इसीलिए तब तक ये यहां तक ये लेटेंट हीट की यात्रा है, ठीक है। और इस पूरे यात्रा को ये पॉइंट चेंज ऑफ स्टेट नहीं है, ये यहां से लेके यहां तक जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं ये सब चेंज ऑफ स्टेट है। यहां पे पहला मॉलिक्यूल मेल्ट होना शुरू हुआ होगा और यहां पे लास्ट मॉलिक्यूल सेट मेल्ट होना शुरू हुए होंगे। तो यहां पे मेल्टिंग शुरू हुई और यहां पे मेल्टिंग खत्म हुई। अब ये पानी है, यहां तक क्या है, ये आइस वाटर सिस्टम, आइस वाटर मिक्सचर। ये भी क्या है, थोड़ी देर बाद क्या होने लगेगा, पानी अपना पिघलने लगेगा और यहाँ पानी भी दिखने लगेगा, तब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस वाटर मिक्सचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 99% water and 1% ice, but still the temperature is maintained at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब आखिरी मॉलिक्यूल पिघल गया तो हम लोग फिर जल्दी जल्दी टेम्परेचर बढ़ना, फिर जितनी आप हीट यहां लगाते जाएंगे उतना यहां टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। मैंने बोला कि ये 120 से कोई मतलब नहीं है, ये 60 पे भी राइज कर सकता है अगर आप यहां पे ज्यादा हीट लगा दें। अगर आप बहुत कम हीट लगाएं, स्लो हीट सप्लाई दें, तो ये 120 की जगह 240 भी ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ग्राफ के पार्ट ए बी में मैंने अब पॉइंट्स भी मार्क कर दिए हैं, पॉइंट ए बी और सी। तो हीट सप्लाइड इन द ड्यूरेशन ए बी इज बीइंग यूज्ड इन मेल्टिंग द आइस कंप्लीटली। जब तक लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक यहाँ पे मामला 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 डिग्री लिखा है तो ये ए से बी के टाइम का है। अगर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया तो फिर वो बीसी पार्ट का। तो यहाँ पे क्या होगा, प्योर वाटर, यहाँ पे क्या होगा, आइस वाटर मिक्सचर, ठीक है। तो यही फिर लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट की अब शुरुआत हो रही है। आगे हम लोग और डिटेल में 2 तरह की लेटेंट हीट होती है, दोनों को पढ़ेंगे। इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग, तो ज्यादातर सब्सटेंसेस तो मेल्ट करने पे क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। और बहुत ही बेसिक कारण भी है, हम लोग को हमेशा पढ़ाया जाता है
कि भाई अगर सॉलिड को हमें बनाना है तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स उनके बहुत पास पास होंगे, और जब हमें लिक्विड बनाना होता है तो उसके मॉलिक्यूल या एटम थोड़े दूर दूर होंगे। तो जाहिर है कि उतने ही नंबर ऑफ बॉल्स अगर हैं तो ये पास पास हैं तो कम वॉल्यूम लेंगे, दूर दूर है तो थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग, ये बिल्कुल सही है। एग्जांपल आप वैक्स ले लीजिए, लेड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। और हर चीज सॉलिड लिक्विड गैस हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन भी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, डिपेंडिंग कि आप उतना लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर हम वैक्स और आइस को कंपेयर करें तो आइस एक अलग सी चीज है जो मेल्ट करने में कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, हम 1 ग्राम वैक्स लिए और 1 ग्राम आइस लिया हम लोगों ने, और देखा कि सॉलिड वैक्स का वॉल्यूम यहां से यहां आने पर मोल्टेन में, यानी यहां से यहां आ रहे हैं ना, सॉलिड से मोल्टेन में आ रहे हैं, तो यहां से मेल्टिंग हो रही है ना। तो मेल्टिंग कराने पर हमने देखा कि वॉल्यूम हल्का सा बढ़ रहा है, यहां से आइस से वाटर आ रहे हैं तो यहां पे भी मेल्टिंग हो रही है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो इधर से इधर आके कम हो रहा है। तभी जब हम लोग पानी पीते हैं, ठंडा पानी में आइस डाल देते हैं या दारू में आइस डाल देते हैं तो आइस तैरती है, बिकॉज आइस हैज मोर वॉल्यूम है, यानी लेस डेंसिटी है ना। तो लेस डेंसिटी है तो तैरेगा। इसीलिए अगर हम सॉलिड वैक्स की बात करें तो सॉलिड वैक्स मोल्टन वैक्स में डूब जाएगा और आइस वाटर में तैरती रहेगी। यहां पर ये जैसा बुक में लिखा है मैं लिख दे रहा हूं, 64 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स होता है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट तो हम जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब वैल्यू आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इस पूरे स्क्रीन में केवल फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट याद करना है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, अगर आप किसी चीज को मेल्ट करते हैं और वो नॉर्मल चीज है, आइस नहीं है, एक्सेप्शन में नहीं आती भाई, सारी नॉर्मल चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, एक्सेप्शन अपनी आइस है उसको यहां लिखा हुआ है। तो नॉर्मल चीजों में अगर आप मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा रहे हैं, उसे मेल्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंड होती है। वही पुरानी थ्योरी, भाई सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स जो हैं, पास पास है ना, पास पास है। और जब उसे हमने लिक्विड कर दिया, मेल्ट कर दिया, मोल्टेन कर दिया, तो उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, थोड़े दूर दूर हैं, तो वो एक्सपैंड हुए हैं। ये कम वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम है, ये एक्सपैंड हुए हैं। ऐसी चीज में अब जब ये सॉलिड स्टेट में ही है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो मेल्ट होने के लिए तो हमें वॉल्यूम बढ़ाना है। सब तरफ से जो प्रेशर है वो हमने बढ़ा दिया, तो अब ये मॉलिक्यूल्स कहेंगे कि यार हम तो प्रेशर झेल रहे हैं तो हम पास ही पास में रहेंगे, लेकिन नीचे से आग भी लगाई जा रही है, गर्म भी कर रहे हैं हम लोग उसको, तो प्रेशर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आग जो है इन्हें एक्सपेंड कर रही है, तो युद्ध हो जाएगा। तो इसलिए जब यहां से यहां आना होगा तो एक हायर मेल्टिंग पॉइंट पे ये डिजायर्ड गोल हमारा सिद्ध हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग बस केवल ये कह सकते हैं कि भाई अगर नॉर्मल चीजें हैं, आप प्रेशर बढ़ाइए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आइस है, आप प्रेशर बढ़ाइए, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि आइस में ये एक्सपेंशन नहीं होता है, आइस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। आइस की स्टोरी देख लेते हैं। आइस में क्या है, सॉलिड आइस का ही वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, और बाद में कॉन्ट्रैक्ट होना है, बाद में कम करना है ना। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, बाद में कम होना है। अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो यहां तो प्रेशर एक तरीके से वॉल्यूम कम ही करने में हेल्प कर रहा है, वॉल्यूम कम करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और कम हो जाएगा। इस
एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि आइस का अगर मेल्टिंग पॉइंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हर एक एटमॉस्फियर प्रेशर, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर बोलना चाहिए मुझे, हर एक एटमॉस्फियर प्रेशर बढ़ाने पर इतना मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है। अगर आपको इसको मतलब ये स्ट्रेट लाइन टाइप का ही है, तो अगर आप यहाँ पे लगातार प्रेशर बढ़ा, ये ओलंपियाड के लिए हो गया, लगातार प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं और मेल्टिंग पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसे कम होता हुआ है। बट ये जो लास्ट में ग्राफ मैंने बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ आइस के लिए है। अगर हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाएंगे मेल्टिंग पॉइंट का, तो अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग कर्व ट्रेस करेगा, बट जनरल ट्रेंड ये होगा कि हाँ मेल्टिंग पॉइंट जो है प्रेशर बढ़ाने से बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है नॉर्मल चीजों में, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है आइस में। बोर्ड एग्जाम में आप केवल ये दो बातें ही याद कर लें, बहुत बड़ी बात है, बहुत काम आएगा। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां पर कैसा भी मटेरियल हो, चाहे वैक्स हो या आइस हो, कोई चिंता नहीं है, इम्प्योरिटी डालोगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम ही होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। आइस के केस में मेल्टिंग पॉइंट -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाया जा सकता है, 0 से घटाकर, अगर सही तरह के प्रॉपर प्रोपोर्शंस में सॉल्ट को उसमें मिक्स किया जाए। और ये सॉल्ट मिक्सिंग वाली टेक्निक यूज की जाती है कुल्फी में। आपको सवाल आ सकता है कि व्हाट इज फ्रीजिंग मिक्सचर, तो आप बोलेंगे melting point of substances decreases due to presence of impurities, that is why we mix salt to ice as impurity, and this is used to make freezing mixture। फिर आप बोल सकते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर कहाँ इस्तेमाल होती है, वो पूछ सकते हैं, तो आप बोलेंगे फ्रीजिंग मिक्सचर इज यूज्ड टू प्रिपेयर कुल्फी। और क्या उसका सिग्निफिकेंस है भाई, कुल्फी में अगर हम सॉल्ट मिक्स कर देते हैं, तो थोड़ा सा अमाउंट सॉल्ट मिक्स करते हैं, जिससे कि उसका टेम्परेचर लो होता है और वो आराम से मेल्टिंग से बच जाती है, बहुत तेजी से मेल्टिंग फिर वहां पे नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा वेपर प्रेशर वाला भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो आप 11th 12th में पढ़ेंगे। एग्जाम में आप बस इतना ही लिख कर आइए।